सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कल हमने सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या योग्यता होती है, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कौन उनको शपथ दिलाता है, कार्यकाल या अधिकतम आयु कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ये सब बातें कल हमने कर ली थी। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ एक मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें हम पहला शुरू करते हैं अनुच्छेद 126। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.butnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अनुच्छेद 126 में जो शब्द है वो है कार्यवाहक।
मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का पद रिक्त है तो अन्य किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को चीफ जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वे परमानेंटली चीफ जज नहीं होंगे। वे कुछ समय के लिए काम चलाऊ मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। किसी वजह से अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है कुछ समय के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु वह जो न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, न कि परमानेंटली मुख्य न्यायाधीश। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 जिसमें तदर्थ न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है, तदर्थ न्यायाधीश, और इस अनुच्छेद से बहुत और प्रश्न बने हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एड हॉक जज। तदर्थ न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। शब्दों को समझना ज़रा। सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं है, यानी जितने न्यायाधीश चाहिए उतने न्यायाधीश मौके पे पूरे नहीं हैं, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, ऐसा न्यायाधीश, हाई कोर्ट का ऐसा न्यायाधीश जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। क्यों? किस लिए? ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वो पूरी हो सके। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कितना कोरम या गणपूर्ति चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कितने न्यायाधीश चाहिए। जैसे हमने लोकसभा में बात की कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के लिए या कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वो कितनी होती है? 1/10, यानी कि 545 का 1/10 का मतलब हो जाएगा 55 सांसद। लोकसभा की कार्यवाही तब तक स्टार्ट नहीं होगी या तब तक चालू अवस्था में नहीं रहेगी जब तक उसमें 55 सांसद से कम सांसद हैं। और ऐसे ही राज्यसभा में भी 1/10 का मतलब 25। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कितने जज होने चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि वही सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है, वो गणपूर्ति है, वो सही है। तो कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, इस बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 5 जज होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 127 में क्या लिखा गया है कि अगर गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? तदर्थ न्यायाधीश या फिर एडहोक जज। अगला है अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। ऐसे न्यायाधीश चाहे वो हाई कोर्ट के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि जो अधिकतम आयु है 65 वर्ष और हाई कोर्ट के संदर्भ में वह आयु है 62 वर्ष, पूर्ण कर चुके हैं, तो वे न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि वहाँ पर गणपूर्ति या कोरम पूरी नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर हो चुके न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय से रिटायर हुए न्यायाधीशों को कुछ समय के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 128 में है। अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128 दोनों में एक ही बात लिखी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं है तो 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे
और 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128 से संबंधित एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि 126, 127 और 128 में जो भी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उन सभी न्यायाधीशों को वही वेतन, वही भत्ते और वही सुविधाएं प्राप्त होगी जो कि एक औसतन जज को, एक औसतन न्यायाधीश को प्राप्त होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यायाधीश है उसको जो वेतन, भत्ते, सुविधाएं मिल रही है वही तदर्थ न्यायाधीश को मिलेगी, वही सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनर्नियुक्ति पर मिलेगी। ऐसा अनुच्छेद 126, 27 और 28 तीनों में अलग अलग लिखा गया है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 129, और ये अनुच्छेद अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद 215 में इस बात का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 129 में। अब अभिलेख न्यायालय होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसके संदर्भ में हम दो बातों का जिक्र करेंगे। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं उन निर्णयों को संदर्भ के रूप में या जिसको हम कहें नज़ीर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो भी निर्णय दिए हैं उनको एक संदर्भ, एक नज़ीर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो कोई पक्ष या प्रतिपक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से सहमत नहीं होता है या विरोध करता है तो उस व्यक्ति पर न्यायिक अवमानना का केस बनेगा। न्यायिक अवमानना यानी कि न्यायालय की तौहीन की गई है, ऐसा उस पर मामला चलाया जाएगा। इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब मैं दोनों को क्लियर करता हूँ। संदर्भ या नज़ीर, इसका मतलब ये होता है कि एक सबूत के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ, आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति था और उसने कोई जुर्म कर दिया। हम यूँ मान लेते हैं कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है और उस व्यक्ति को सज़ा मिली है 20 वर्ष। अब उस ए नाम व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में और किन हालातों में वो कत्ल किया था, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो रिकॉर्ड एज एक संदर्भ, एज एक नज़ीर के रूप में रखा जाएगा। कल को मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में या फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ही एक मामला चलता है, एक बी नाम का व्यक्ति है और उसने भी कत्ल किया और उसका भी जो कत्ल करने का जो तरीका था, जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल सेम थी जो ए की थी, परंतु बी को जो सज़ा मिली वो सज़ा क्या दे दी गई, वो सज़ा दे दी गई फांसी की। अब बी जो है ना, बी कहेगा कि देखिए भाई जब ए ने कत्ल किया और सेम उन्हीं परिस्थितियों में मैंने कत्ल किया या मुझे कत्ल करना पड़ा, तो जब उसको 20 वर्ष की सज़ा मिली तो मुझे फांसी की सज़ा क्यों दी जा रही है। तो ए का जो मामला है उस मामले को संदर्भ के रूप में, नज़ीर के रूप में प्रयोग करके बी अपनी फांसी की सज़ा को टाल सकता है अगर कानून वही है तो। अगर मान लीजिए कानून चेंज हो गए हैं फिर तो बात ही अलग है। अगर कानून भी वही है, आईपीसी की धाराएं वही काम कर रही है, लेकिन एक ही जुर्म के लिए एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सज़ा और एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो बी है वो ए के मामले को संदर्भ के रूप में, नज़ीर के रूप में प्रयोग कर सकता है। और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट में। अब मान लीजिए ए को जो सज़ा मिली वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन बी को जो सज़ा दे रहा है वो किसी राज्य का हाई कोर्ट है, तो बी जो है वो ए के मामले को एक संदर्भ के रूप में, एक नज़ीर, एक सबूत के रूप में न्यायालय के सामने पेश कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था तो आज हाई कोर्ट ये निर्णय क्यों दे रहे हैं। तो तब उस हाई कोर्ट को या उस जो भी जज है उस समय का, उसको ए के मामले को पढ़ना होगा और उनको पढ़ के अगर परिस्थितियां सेम हैं तो अपने निर्णय को चेंज करना होगा। इसको बोलते हैं संदर्भ या नज़ीर, और इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है।
आपने देखा होगा, आप कभी किसी वकील के ऑफिस में गए हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होती है। वो संविधान नहीं होता, वो कानून नहीं होते, वो बहुत सारे मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उन मामलों को एक संदर्भ, एक नज़ीर के रूप में वकील अपने पास रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ताकि कल को कोई ऐसा ही मुद्दा दोबारा से उनके सामने आता है तो पहले से ही आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने ऐसा जुर्म किया है और ऐसा जुर्म पहले किसी व्यक्ति ने कर रखा है तो जो उसको सज़ा हुई थी वही सज़ा इसको मिलने वाली है। तो वो कानून की किताबें नहीं होती, वो संविधान नहीं होता, वो एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं जिनको वकील लोग अध्ययन करने के लिए अपने ऑफिस में रखते हैं। तो अनुच्छेद 129 का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखनालय है। और न्यायिक अवमानना वाले मैंने बता ही दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो जो भी वादी प्रतिवादी है उनको उस निर्णय को स्वीकार करना होगा। अगर वो विरोध करते हैं, न्यायालय की तौहीन करते हैं, तो न्यायिक अवमानना का केस करके उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन कौन से मामले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को कैसे कैसे हैंडल करता है। तो पहला हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता या फिर प्रारंभिक अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय की मूल या प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता या फिर मूल अधिकारिता का मतलब ये होता है कि ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलाए जा सकते हैं, जिसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। अन्य कोई हाई कोर्ट या अन्य कोई भी संस्था इस मामले को अपने यहाँ पे नहीं चला सकती है। उसको बोलते हैं मूल अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता। और इस मूल अधिकारिता का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 131 में। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं, हम उनका जिक्र करते हैं कि मूल अधिकारिता में क्या कुछ आता है। मूल अधिकारिता में पहला मामला है कि अगर किसी राज्य सरकार का किसी अन्य राज्य सरकार से कोई विवाद हो जाता है, किसी अन्य राज्य सरकार से कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसे मामले की सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। कोई अन्य हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। मान लेते हैं एक राज्य है ए और दूसरा राज्य है बी, इनमें आपस में कोई विवाद हो गया है और ये मामला बन गया है, एक केस बन गया है, तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर ऐसा हो गया है कि एक राज्य सरकार है और उस राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद हो गया है, तो भी ऐसी स्थिति में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा। किसी राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद हो गया है तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चलाया जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारें हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार, तो ऐसी स्थिति में भी ये मामला कहाँ पे चलाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यानी एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ, या 2 या 3 राज्य सरकारों का अन्य राज्य सरकारों के साथ, या राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ, या कुछ राज्य सरकारों का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद हो गया है, तो इसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकारिता या फिर प्रारंभिक अधिकारिता। एक बात और हम यहाँ पे कर लेना चाहते हैं, हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जब पढ़ा था तो हमने आर्टिकल 71 का वहाँ पे जिक्र किया था, जिसमें लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उस मामले की सुनवाई केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो मामले की सुनवाई कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट। यानी अन्य कोई कोर्ट या हाई कोर्ट या अन्य कोई संस्था या निर्वाचन आयोग उसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसके बावजूद भी अनुच्छेद 71 को सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में नहीं गिना जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पहले हम मूल अधिकारिता की परिभाषा पढ़ते हैं। मूल अधिकारिता की परिभाषा है कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा।
अब दूसरी बात, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। बात एक है दोनों में, लेकिन इसके बावजूद भी अनुच्छेद 71 में लिखी गई बात सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में नहीं आती है। तो मूल अधिकारिता में तीन ही बातें हैं। राज्य सरकार का किसी अन्य राज्य सरकार के साथ विवाद हो जाने पर, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ विवाद हो जाने पर, कुछ राज्य सरकारों का केंद्र सरकार से विवाद हो जाने पर, ऐसे मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में चलाए जाएंगे। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, जिसका जो जिक्र है वो संविधान में अनुच्छेद 132 से लेकर अनुच्छेद 136 तक है। अपीलीय अधिकारिता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि ऐसे मामले जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। भी हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, हम संतुष्ट नहीं हैं, हम उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता बन जाएगी। हाई कोर्ट की भी अपीलीय अधिकारिता होती है। अगर कोई व्यक्ति जिला कोर्ट से, सेशन कोर्ट से के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकता है, तो हाई कोर्ट की भी अपनी अपीलीय अधिकारिता होगी। और अगर हाई कोर्ट के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता होगी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की आगे कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 72 का जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम कहीं पर अपील नहीं कर सकते। हाँ, वो केवल और केवल एक दया याचिका भेज सकते हैं राष्ट्रपति को, जो कि दया याचिका है, अपील नहीं है। तो हम अपीलीय अधिकारिता की बात करते हैं और पहला हम अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 ये कहता है कि किसी भी प्रकार का दीवानी मामला है, यानी कि सिविल, या किसी भी प्रकार का फौजदारी मामला है, यानी कि क्रिमिनल, तो ऐसे मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वो सिविल मामला है या फिर वो क्रिमिनल मामला है। पहले मैं थोड़ा सा दीवानी और फौजदारी को क्लियर कर दूं कि दीवानी मामले कौन से होते हैं और फौजदारी मामले कौन से होते हैं। दीवानी मामले या सिविल मामले, सीधी सी बात है, ऐसे मामले होते हैं जिनका संबंध परिवार से होता है। परिवार का मतलब विवाह है, तलाक, गोद, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, ये जो मामले आएंगे इनसे संबंधित मामला है, तो वो किस में आएगा? सिविल में, दीवानी में। सिविल मामलों में एक तरफ वादी होगा और दूसरी तरफ प्रतिवादी होगा। अब मान लीजिए संपत्ति के बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का दो भाइयों में भी विवाद है, एक भाई ए है और एक बी है, तो ए इन दोनों के बीच का मामला है। या तलाक को लेकर पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वो एक तरफ पति है, वादी है या प्रतिवादी है, और दूसरी तरफ पत्नी है। तो ये पति और पत्नी, भाई और भाई, माता पिता, यानी परिवार से संबंधित मुद्दे होते हैं। इसमें वादी और प्रतिवादी हमेशा दो व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल मामले होते हैं, हत्या, चोरी, लूटपाट, डकैती, बहुत सारे इसमें मामले आ जाएंगे, वो होते हैं फौजदारी मामले। इसमें एक तरफ व्यक्ति होता है जो मुजरिम है और दूसरी तरफ हमेशा राज्य होता है। अगर ए ने बी का कत्ल कर दिया है तो ये ए और बी के बीच का मामला नहीं है, ये ए और राज्य के बीच का मामला है। बी के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध बी के खिलाफ न मानकर वो पूरे राज्य के खिलाफ अपराध माना जाएगा। तो उसमें एक तरफ वादी होता है और प्रतिवादी के रूप में हमेशा राज्य होता है, यानी एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ राज्य, जबकि यहां पर दोनों तरफ दो व्यक्ति होते हैं। तो दीवानी और फौजदारी मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 132 में। और उसके बाद में अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 का संबंध भी इसी अनुच्छेद से मिलता है। 133 में यह बताया गया है कि कौन कौन से दीवानी मामले होंगे जिनकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे,
और 134 में बताया गया है कि कौन कौन से फौजदारी मामले हैं जिनकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं अनुच्छेद 133। मित्रों, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लगातार कमेंट करते रहा करो। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं कि आपके जो कमेंट होते हैं वो एक फीडबैक के रूप में भी और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में भी हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैं लगातार आपको कहता हूं कि आप कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने मित्रों से शेयर करो अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 133 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 133। अनुच्छेद 133 में लिखा गया है कि दीवानी मामले, ऐसे दीवानी मामले जिनकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं वो किस बेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि हर दीवानी मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट इतना फ्री नहीं बैठा कि हर छोटे मोटे मामले को यहाँ अपने सुने, है ना। छोटी सी बात हुई तो 1000, 2000, 5000 रुपये को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तो यही काम करेगा, बाकी देश के मुद्दे तो फिर एक साइड में रख दे। तो हर छोटा बड़ा मुद्दा नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाता, उसके लिए भी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 तो ये है कि दीवानी मामले अगर उनमें संपत्ति का विवाद है तो विवादित संपत्ति की कीमत 20,000 से प्लस होनी चाहिए। यानी 20,000 से अधिक कीमत की कोई संपत्ति का विवाद है तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है। परंतु इससे भी अच्छी जो बात लिखी गई है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा मामला है, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दे दिया, हम उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और उस मामले से संबंधित संविधान की व्याख्या करनी पड़े, यानी कोई ऐसा इशू आ गया है कि अब संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट को। ये हम बार बार पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा अगर संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न निहित है तो। संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो चाहे फिर वो दीवानी मामला है, चाहे वो फौजदारी मामला है, या फिर कैसा भी मामला है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो दो बातें लिखी गई दीवानी मामले में। एक तो विवादित संपत्ति की कीमत 20,000 से अधिक होनी चाहिए। ये अपने आप में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर उस मुद्दे में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, कोई ऐसा इशू आ गया है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो एक्सप्लेन कौन करेगा? हमेशा सुप्रीम कोर्ट। तब उसकी अपील हम कहाँ पे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 134, और अनुच्छेद 134 में लिखा गया है कि किन क्रिमिनल मामलों में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी जब क्रिमिनल मामलों की हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो उसमें कौन सा मुद्दा निहित होना चाहिए। तो इसमें दो बातें लिखी गई है। देखिए, पहला कि मान लेते हैं कि किसी जिला न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, किसी जिला न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और जिला न्यायालय ने उस मामले में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है, और जो भी उसमें मुजरिम था, जो अपराधी माना गया था, उसको कुछ सजा देकर या फिर उसको रिहा कर दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने वो मामला अपने यहाँ पे चलाकर जो मुजरिम था उसको फांसी की सजा दे दी। जिला न्यायालय ने उस बंदे को छोड़ दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने यहाँ पे चलाकर उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी। तो ऐसे मामले की अपील हम कहाँ पे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। पहला तो ये। और दूसरा जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा कोई क्रिमिनल मामला जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, संविधान की व्याख्या करने का कोई प्रश्न निहित है, तो उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की ही जाएगी। ये तो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, हम बात कर ही चुके हैं। अब अगर हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर रहे हैं तो वैसे नहीं हो जाती। उसके लिए हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और अगर वो सर्टिफिकेट हमारे पास है तो ही हम उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते।
देखिए क्या मुद्दा है, हम अनुच्छेद 134 ए की बात करते हैं। अनुच्छेद 134 ए ही कहता है कि अगर आपको किसी हाई कोर्ट या फिर किसी अन्य अधीनस्थ मामले के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो प्रमाण पत्र हमें कहाँ से मिलेगा? जो प्रमाण पत्र मिलेगा हमें हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट स्वेच्छा से हमें प्रमाण पत्र दे सकता है कि भाई ये लो प्रमाण पत्र और ये अपना मुद्दा उठाओ और इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। ये तो ऐसा हो सकता है। यह हो सकता है कि हम हाई कोर्ट से निवेदन करें कि भाई हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। हम निवेदन करें कि हमें वो सर्टिफिकेट सौंपें ताकि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकें। तो निवेदन करने पर भी आपको वो सर्टिफिकेट, वो प्रमाण पत्र मिल सकता है, तब आप उस मामले को हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने न तो स्वेच्छा से आपको प्रमाण पत्र दिया, न निवेदन करने पर आपको प्रमाण पत्र दिया, लेकिन आपको उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करना ही करना है, तो ऐसी स्थिति में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 136 जो बात करता है एसएलपी की। एसएलपी क्या होता है? एसएलपी का इंग्लिश में होता है स्पेशल लीव पिटिशन, यानी कि विशेष याचिका। अब देखिए दोनों को देखते हैं। हाई कोर्ट ने हमें सर्टिफिकेट दिया नहीं, न तो स्वेच्छा से दिया न निवेदन करने पे दिया, लेकिन हम उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चलाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर हम एसएलपी के तहत हम उस मामले को वहां पे रजिस्टर करवाएंगे। एसएलपी का मतलब होता है कि ये जो हमारा मुद्दा है ये बहुत ही विचारणीय है, ये बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही पेचीदा है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चलाना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारी संविधान की व्याख्या के प्रश्न निहित हैं। तो हमें एसएलपी मिल जाएगी। एसएलपी भी अपने आप में एक सर्टिफिकेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट को लगाकर हम उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो मुद्दा वाकई बहुत पेचीदा होना चाहिए। अगर कोई औसतन मुद्दा है तब हमें एसएलपी नहीं मिलेगी। तो स्पेशल लीव पिटिशन के तहत भी हम उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। अब हम दो बातों का जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हम कार्य पढ़ रहे हैं, अधिकारिता पढ़ रहे हैं, तो दो शब्द यहाँ पे है। एक तो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, और दूसरा शब्द है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन बड़े ही कंफ्यूज करते हैं अपने को। हम इन दोनों को देखते हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो शब्द है इसका इंग्लिश में होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया है लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो मेरा निर्णय सही नहीं है, उसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पलट सकता है। उसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण, यानी कि रिव्यू ऑफ जजमेंट। जैसे आपने देखा होगा 1967 में एक मामला गोलकनाथ मामला चला था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन आपको आइडिया है कि 1973 में एक मामला था
केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद को संविधान की मूलभूत संरचना का ख्याल रखना होगा। यानी गोलकनाथ केस में कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती वाले मामले में कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी कि न्यायपालिका ने अपने ही निर्णय को दोबारा से पलट दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ बहुत बार, कि अगर व्यवस्थापिका ने, संसद ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान की जो विशेषताएं हैं या संविधान का जो स्ट्रक्चर है उससे असंगत है, तो ऐसी दृष्टि में, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, जो भी कानून बनाया गया है, उसको रद्द घोषित कर देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। संसद द्वारा बनाया गया कानून अगर संविधान के साथ असंगत है, संविधान के साथ मैच नहीं कर रहा, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उस मामले को रद्द घोषित कर सकती है, उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो शक्ति है वो न्यायपालिका की स्वयं के बारे में है, और न्यायिक पुनरावलोकन का जो संबंध है वो है व्यवस्थापिका से। तो हमने पढ़ लिया न्यायपालिका की यानी सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन। और अनुच्छेद 32 के तहत आप सभी को पता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 32 में हमने छठा मौलिक अधिकार पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अच्छे से पढ़ रखा है, तो दोबारा से मुझे नहीं लगता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने का अधिकार रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। तो ये लगभग हमने सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य हैं, जो शक्ति है, जो अधिकारिता है, उसकी बात कर ली है। अब एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 138, इसका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अनुच्छेद 138 में यही लिखा गया है कि अगर संसद चाहे तो संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? संसद में। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय, या मैं एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग करूँ, न्यायपालिका की शक्ति में, न्यायपालिका की अधिकारिता में, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? ऐसा हमेशा संसद ही कर सकती है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है बड़ा सिंपल सा, कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने की अंतिम शक्ति निहित है। ऑप्शन बनेंगे राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, संसद में, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में। 4 ऑप्शन बनेंगे। और अगर ऐसा प्रश्न बनता है, मुझे लगता है कि अच्छा प्रश्न होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि कौन करेगा? न तो राष्ट्रपति कर सकता है, न प्रधानमंत्री कर सकता है, और न स्वयं सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसा काम कौन कर सकता है? केवल संसद। और आज का जो लास्ट अनुच्छेद हम जिक्र कर लेते हैं, अनुच्छेद 139A। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 139A में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति निहित है कि वो किसी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसको किसी अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकती है। हम मान लेते हैं कि एक राज्य है ए और उस राज्य के हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है,
तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि ए राज्य के हाई कोर्ट से वो मामला छीनकर वो बी राज्य के हाई कोर्ट को मामला सौंप दे, ऐसा कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि ए, बी और सी या इससे भी अधिक हाई कोर्ट हैं और इन हाई कोर्टों में एक मामला चल रहा है और वो मामला लगभग एक जैसा है और ऐसा डर है कि एक जैसे मामले हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीनों के तीनों हाई कोर्ट अलग अलग निर्णय दे दें, क्योंकि अलग अलग निर्णय देंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इन तीनों हाई कोर्टों के मामले को अपने पास बुला सकता है और इसका जिक्र है अनुच्छेद 139A में। तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। अभी जो अपना पढ़ने वाला शेष रह गया है सुप्रीम कोर्ट में, एक तो हम पढ़ेंगे 99वां संविधान संशोधन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। 99वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे हम, जनहित याचिका पढ़ेंगे और लोक अदालतों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक और वीडियो बनेगी अपनी सुप्रीम कोर्ट पर। तो कल हम 99वां संविधान संशोधन, जनहित याचिका और लोक अदालतों के बारे में पढ़ेंगे।